गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तुषार, आवाज येतोय का तुला? गुड मॉर्निंग सर. हा. सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर नाव. तर काल आपण हे डिझेल इंजिनचं सुरू केलं आहे. डिझेल इंजिन मध्ये आपण डिझेल इंजिनचं वर्किंग बघितलं आहे. डिझेल इंजिनचं जे डिफरंट पार्ट्स आहेत, फ्युएल इंजेक्टर्स आणि किंवा नोझल असेंब्ली, त्यानंतर डिझेल पंप्स, फिल्टर्स, that we have seen in the last lecture. Now see here, आजच्या लेक्चर मध्ये आपण जे आपला पुढचा जो पार्ट आहे, ओके, दॅट इन्क्लूड्स दिस engine driven vacuum pump. Okay, so before that we will see one simple question. What are the diesel advantages and disadvantages? म्हणजे डिझेल वापरायचं काय आपल्याला फायदे आहेत आणि काय तोटे आहेत. तर जर का आपण डिझेल फ्युएल इफ यू कंपेअर विथ द पेट्रोल इंजिन, then we get a more torque output, greater fuel efficiency and long service life. Okay, but diesel engine has several disadvantages as compared to a gasoline engine, such as इंजन का नॉइज ज्यादा होता है, ठीक है. एग्जॉस्ट में से जो स्मेल आता है वो भी काफी अनोइंग होता है. कोल्ड वेदर में स्टार्टिंग का इश्यू होता है. जो वैक्यूम पंप होता है, वो वैक्यूम पंप इसमें अपने को चाहिए. और जो गैसोलीन है, वो गैसोलीन से डीजल काफी हेवी है. and the availability of this fuel. So these are the disadvantages of a diesel fuel. Then next important जो पार्ट है कि डीजल इंजिन्स में अपने को चाहिए वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप क्यों चाहिए? क्योंकि जो अपना थ्रोटलिंग लॉसेस है वो अपना डीजल इंजन में ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें जो इंजन है वो इंजन क्या करता है, इंजन जो इनटेक स्ट्रोक है, इनटेक स्ट्रोक में it is not producing the enough vacuum. So this vacuum we cannot use, okay, for other components such as exhaust gas recirculation, sorry, for creating a we can say a little vacuum in the intake manifold. Then using this vacuum, we are operating this with help of this vacuum pump equipment such as exhaust gas recirculation. इसको हम बुलाते हैं EGR. अभी EGR का क्या यूज है? जो ऑटोमोबाइल में से जो पोल्यूटेंट्स है, वो पोल्यूटेंट्स की मात्रा कम करने के लिए हम EGR का यूज करते हैं. EGR में क्या होता है, जो फर्स्ट कंबशन होने के बाद उसमें कोई अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स एग्जॉस्ट में से जा रहे हैं, तो उनको फिर से रिसर्कुलेट करके कंबशन चैम्बर में फिर से डाला जाता है, फिर से उनका कंबशन किया जाता है, फिर से उनको सेंड किया जाता है. इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन. अभी आजकल बहुत सारी ट्रक्स में, कार्स में हम ये इंजन ड्रिवन वैक्यूम पंप यूज करते हैं टू सप्लाई वैक्यूम फॉर दिस exhaust gas recirculation system और heating and ventilation systems. ओके, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, इसमें वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डीजल फ्यूल. जो डीजल इंजन में हम फ्यूल यूज करेंगे, ओके, वी कॉल इट डीजल. ओके, नाउ सी हियर, ये जो फ्यूल है उसका स्टैंडर्ड से, ओके, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से फ्यूल को कैटेगराइज किया है. और ये जो डीजल फ्यूल है, इसका खास बात ऐसा है कि अनलाइक गैसोलीन फ्यूल, दिस फ्यूल इज नॉट इग्नाइटेड विथ अ स्पार्क. ये फ्यूल का इग्निशन इज डन बाय हीट which is generated by the compression. जो हम एयर इनटेक मैनिफोल्ड से जो एयर कंबशन चैम्बर में हमको लेते हैं, उस एयर का कंप्रेशन होने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है. इन दिस प्रेशराइज एंड
high temperature gas we are supplying diesel. इससे डीजल का इग्निशन और कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, वो डीजल प्रेशराइज होना चाहिए। प्रेशराइज का कितना वैल्यू तक, 400 से 700 psi तक उसको प्रेशराइज करना पड़ता है। किससे प्रेशराइज करेंगे, हाई प्रेशर पंप से उसको प्रेशराइज करना पड़ता है। और उसका इग्निशन के लिए उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, अराउंड 700 तो 700 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके लिए ग्लो प्लग्स का भी हम इंतजाम है, ग्लो प्लग्स हम यूज कर सकते हैं। कूल कंडीशन है, कूल कंडीशन में डीजल का टेम्परेचर कम है, इंजन का टेम्परेचर कम है, तो ग्लो प्लग्स यूज करके डीजल का उतना टेम्परेचर लेके उसको कंबशन चैम्बर में डाला जाएगा। इससे सर ग्लो प्लग मीन्स? हा ग्लो प्लग काल आपण शिकवलं ना तुम्हाला, जो तुम्ही व्हिडिओ बघितला नाही का, मी पोस्ट केलेला आहे तुम्हाला बघा ग्रुपवर, कालच्या ओके स्लाइड सर. मध्ये पण मी दाखवले तुम्हाला ते। ओके सर. तुम्ही घरी गेल्यावर थोडस डाऊट असला ना, स्लाइड परत एकदा बघत जा, व्हिडिओ बघत जा। ओके सर. यस सर. Glow plug is a device, okay, which is used for heating the diesel fuel. बरोबर आहे, मागच्या ज्या स्लाइड आहेत ना त्याच्यामध्ये मी ग्लो प्लगचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे। Then now next is cleanliness. Okay, cleanliness क्या है, अभी जो डीजल फ्यूल है उनमें उनमें हम वी आर पुटिंग सम डिटर्जेंट्स, ओके, स्मॉल अमाउंट। ये डिटर्जेंट्स क्या करेगा, इंजन का साइड बाय साइड क्लीनिंग भी करेगा, ठीक है, उसको हम बुलाते हैं एडिटिव्स इन डीजल्स। अभी जो फ्यूल होगा अपना डीजल, वो क्लीन भी होना चाहिए, उसमें डर्ट पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। अगर डर्ट पार्टिकल्स हो जाएंगे तो इसके वजह से जो अपना डीजल इंजेक्टर पंप है या इंजेक्टर से उसका प्रॉब्लम आ जाएगा, उसको डैमेज हो सकता है। अभी फ्यूल में जो एडिटिव्स हम यूज करते हैं वो कौन से यूज कर सकते हैं, हम ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स यूज करते हैं। मतलब अगर फ्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद इट कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल पार्ट्स का उसके कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोरोजन अवॉइड करने के लिए हम डीजल में वी आर पुटिंग सम एडिटिव्स, एंड दिस एडिटिव्स आर नोन एज ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स। दूसरा होता है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होता है, डिटर्जेंट्स का एक टेंडेंसी होता है दैट इट डज नॉट स्टिक टू द सरफेसेस। जो डिटर्जेंट होता है अपना साबुन, साबुन अगर आपने हाथ में लिया तो वो स्लिपरी एक्शन देता है, और वो पानी के बहाव में से जो हाथ के कुछ ऊपर कुछ गंदगी होगा, कुछ डर्ट होगा, उसको वो लेके अपना हाथ क्लीन करने का प्रोसेस करता है। सिमिलरली इंजन में भी ये क्लीनिंग प्रोसेस डिटर्जेंट यूज करने से हमको मिल जाता है। नेक्स्ट इज डिस्पर्सेंट्स, रस्ट प्रिवेंटिव्स एंड मेटल डीएक्टिवेटर्स। ये डिफरेंट एडिटिव्स हम फ्यूल में यूज करते हैं, ठीक है। देन इट इज हैविंग अ लो टेम्परेचर फ्लूइडिटी। लो टेम्परेचर फ्लूइडिटी बोले तो क्या, टेम्परेचर अगर आपका जो घर में अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करते हो आपको बालों को लगाने के लिए, तो जैसे विंटर सीजन में जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो कैसा होता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और इट डज नॉट इजीली मूव्स, ठीक है। तो इसके वजह से इसको हम बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट का होता है लिक्विड का ऐसा पॉइंट होता है उसका टेम्परेचर का कि वो टेम्परेचर के नीचे वो सीज हो जाता है और उसको मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, ओके। तो जो डीजल का लो टेम्परेचर फ्लूइडिटी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीजल फ्यूल का फ्लो होना चाहिए इंजन में। अगर वो फ्लो जाम हो गया, डीजल का फ्लो जाम हो गया, उसका क्लाउड पॉइंट हाई है, क्लाउड पॉइंट जितना मिनिमम होना उतना अपने लिए अच्छा है। क्योंकि विंटर सीजन में जैसे कि देखो कनाडा है, रशिया है, यूएस है, वहां पे विंटर सीजन में बर्फ आता है, टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इन दिस केस अगर आपका क्लाउड पॉइंट
5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, हाँ, जैसे कोकोनट ऑयल का है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो फ्यूल है वो फ्यूल ऐसे क्लाइमेट में जम जाएगा। अगर वो जम गया तो आपका गाड़ी चलाने के लिए काफी दिक्कत आ जाएगी। तो द क्लोड पॉइंट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज सीटेन नंबर। सीटेन नंबर ये ऑक्टेन नंबर का ऑपोजिट है। ऑक्टेन नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन गैसोलीन इंजन। सीटेन नंबर क्या होता है, हेलो द सर। मीट। हेलो, हाँ बोलिए। सर ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का होता है सर, है ना? हाँ बराबर है ना, पेट्रोल का होता है। हेलो, और सीटेन नंबर डीजल का होता है ना? हाँ डीजल का होता है, बराबर है ना, कोई दिक्कत है, यहाँ पे वही लिखा है ना मैंने, यहाँ पर स्लाइड में भी ओके, वही मैं है, लीड ज्वाइंट हुआ सर। ऑक्टेन नंबर फॉर गैसोलीन। ठीक है, ओके। अभी सीटेन नंबर का ये है, सीटेन नंबर इंडिकेट्स कि वो फ्यूल कितने आसानी से इग्नाइट होता है, बराबर है ना। अभी जो फ्यूल है ना उसको सीटेन रेटिंग हम देते हैं। सीटेन रेटिंग से आपने को फ्यूल का कैसा परफॉर्मेंस है इग्निशन का वो आप पता कर सकते हैं। ओके, सपोज इट इंडिकेट्स एबिलिटी टू स्टार्ट इंजन एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे अगर आपका सीटेन नंबर अच्छा है तो लोअर टेम्परेचर पे आपका इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, वो वार्म अप भी स्मूथ हो जाएगा और कंबशन भी स्मूथली हो जाएगा। अभी सीटेन नंबर का रेंज कितना होना चाहिए, द सीटेन नंबर का रेंज 45 से 50 के बीच में होना चाहिए। जितना सीटेन नंबर हाई है आपका उतना फ्यूल इग्निशन अच्छा हो जाएगा। ओके, वेयर एज आपका अगर ऑक्टेन रेटिंग अच्छा है, ठीक है, तो आपका फ्यूल स्लोली बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सीटेन नंबर एंड ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जो है गैसोलीन फ्यूल को क्यों चाहिए, क्योंकि फ्यूल स्लोली बर्न होना चाहिए। फ्यूल अगर एकदम रैंडमली बर्न हो गया तो आपने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, सो सीटेन नंबर इज यूज फॉर दिस डीजल इंजन एंड ऑक्टेन नंबर फॉर दिस पेट्रोल इंजन। Now another important property of this diesel fuel is flash point. फ्लैश पॉइंट क्या होता है, अगर कौन सा भी फ्यूल के थोड़ा सा टेम्परेचर से वो उसका ऊपर वेपर्स तैयार हो जाते हैं, मतलब लिक्विड गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर्स। अभी ये वेपर्स कहाँ पे जमा हो जाते हैं, वो लिक्विड फ्यूल के सतह पर ऊपर ये जमा हो जाते हैं। अगर उनके कांटेक्ट में कौन सा तो फ्लैश आ गया, ठीक है, तो उनका इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। सो एट दैट पॉइंट एट विच इट स्टार्ट्स द इग्निशन वी कॉल्ड एज अ फ्लैश पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सल्फर कंटेंट इन डीजल फ्यूल। अभी डीजल में सल्फर कैसे आता है, कि उसका मैं एक सिंपल आपको उदाहरण देता हूं कि ये जो क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस। जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं उसमें ये सल्फर एक इनहरेंट मटेरियल हो जाता है। वो सल्फर को हम क्या करते हैं, जो रिफाइनरी प्लांट्स है, रिफाइनरी प्लांट्स में ये सल्फर को या दूसरे अनडिजायरेबल जो मटेरियल होता है क्रूड ऑयल में उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन लेकिन हम सेपरेट करते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में वो सल्फर डीजल में रह जाता है, उसको हम पूरा का पूरा नहीं निकाल सकते। लेकिन उसका एक हमने लिमिट रखा है, इतना लिमिट तक हमने सल्फर रखना चाहिए, क्योंकि सल्फर का काफी इंपॉर्टेंट मतलब डिसएडवांटेज है क्या है। अगर सल्फर कंबशन होने के बाद और कंबशन चैम्बर में प्रेजेंट होता है तो उससे जो गाड़ी के एग्जॉस्ट में से जो इमिशन आएगा तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे सल्फर के जो हानिकारक गैसेस है, वो सल्फर इज अ वेरी डेंजरस मटेरियल। सल्फर अगर ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया और SO2 SO3 फॉर्म हो गया तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। sulfur is having very, we can say, undesirable or very critical impact on human and plant life in atmosphere. तो हमारा क्या है, डीजल फ्यूल में कम से कम सल्फर होना। ठीक है, तो कितना सल्फर होना, अभी
जो 2007 में, ओके, डीजल फ्यूल में इट शुड हैव लेस देन 15 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सल्फर, उसको हम बोलते हैं पीपीएम, और उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। ओके, जो पहले का जो कितना लिमिट था, ओके, पहला लिमिट था 2007 से पहले, उसका लिमिट था 500 पार्ट्स पर मिलियन। ये हमने कम किया क्योंकि उसके डिसएडवांटेज ऐसे थे कि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता था अगर सल्फर एटमॉस्फेयर में आ गया, ठीक है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड कैन कॉज डैमेज टू इंजन कंपोनेंट, पिस्टन रिंग का वेयर हो सकता है। और हाई सल्फर फ्यूल कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन। एसिड रेन आपको मालूम है ना, अगर सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ गया और तभी बारिश आ गई, तो ये बारिश से जो एसिड बन जाता है और ये एसिड का रेनफॉल हो जाता है, ठीक है, एंड दिस वी कॉल एज एसिड रेन। देन ASTM का फॉल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, ASTM। ओके, ASTM ने क्लासिफाई किया है डीजल फ्यूल्स बाय इट्स वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी बोले तो क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। इस हिसाब से अपने पास दो ग्रेड के डीजल होता है, ग्रेड नंबर 1 एंड ग्रेड नंबर 2। अभी जो ग्रेड नंबर 1 है, वो ग्रेड नंबर 1 का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और उसके वजह से उसका क्लाउड पॉइंट पोर पॉइंट भी कम होता है। और ग्रेड नंबर का 1 का जो फ्यूल है, हम जो कोल कंट्रीज है जैसे कि रशिया, कनाडा, यूएस, वहां पे हम ग्रेड 1 का फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेड 1 के फ्यूल का डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर उसको जलाया तो उसमें से हीट कंटेंट भी कम आता है काफी, और उसमें से पावर आउटपुट भी कम आता है एज कंपेयर टू ग्रेड 2, बराबर है ना। तो जहां पर भी लोड, फ्रीक्वेंट लोड चेंज और स्पीड चेंज नहीं एप्लीकेबल है, वहां पर हम ये ग्रेड 1 यूज करते हैं। और जो ग्रेड 2 का जो फ्यूल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और उसका क्लाउड एंड पोर पॉइंट भी ग्रेड 1 से ज्यादा है। और जहां पर मैक्सिमम लोड्स होता है, मैक्सिमम स्पीड्स होता है, फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ स्पीड एंड लोड्स होता है, तो वहां पर हम ये ग्रेड 2 का डीजल यूज करते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव डीजल एप्लीकेशन, लॉन्ग और हॉलिंग ट्रकिंग। ओके, सो दिस इज द ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 ऑफ डीजल। देन डीजल फ्यूल का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्टिंग। अभी आप कौन से भी डीजल पंप, पेट्रोल पंप के ऊपर गए तो वहां पे आपको दिखा देगा कि पहला होता है कि डीजल का प्राइस कितना है। अभी डीजल का प्राइस जैसा आपने को डे बाय डे वो डीजल का प्राइस चेंज होता है, इट इज नॉट मेंटेनिंग द सेम। लेकिन ये डीजल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, उसका भी वहां पे जिक्र किया जाता है कि वो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। लेकिन व्हाट इज दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी? ओके, तो बेटा हाँ, अभी ये जो डीजल का जो ग्रेविटी होता है या डेंसिटी होता है, उसको स्पेसिफाई किया जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राइवेबिलिटी कंसर्न के हिसाब से दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और उसका एक स्केल है, उसको हम बुलाते हैं एपीआई ग्रेविटी। एपीआई का फुल फॉर्म है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। और दूसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो इंडिया का है। अभी इनका क्या कहना है, तो उन्होंने एक स्केल बनाया है। ये स्केल किससे, यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया है। एपीआई ग्रेविटी बोले तो कितना, 141.5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, माइनस 131.5। अभी इसका जो अगर हमने चेक करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, जो ग्रेड 1 का डीजल फ्यूल है उसका एपीआई ग्रेविटी आता है 39 से 44 तक, ओके। और ग्रेड 2 का जो होता है उसका आता है 30 से 39 तक, ठीक है। तो ये हिसाब से ये रेंज में आपका एपीआई ग्रेविटी डीजल फ्यूल का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये अपना चार्ट है, कंपैरिजन चार्ट है। तो एपीआई ग्रेविटी से आपने को क्या क्या पता चलता है,
वो ये उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, उसका वेट डेंसिटी कितना है, पाउंड्स पर फीट वो हम बुलाते हैं, देन पाउंड्स पर गैलन कितना है। ठीक है, ये सारा जो चार्ट है ना, ये आपने को एपीआई ग्रेविटी के साथ हमने यहाँ पे कोरिलेट किया है। ठीक है, विथ हेल्प ऑफ दिस एपीआई ग्रेविटी यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्यूल। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया या किसी को डाउट है? नो सर। ओके, अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछते हैं स्टूडेंट कि सपोज हमने गाड़ी डीजल का गाड़ी है, डीजल के गाड़ी में हमने अगर बाय चांस गलती से पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी का क्या हाल हो जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन मुझे काफी स्टूडेंट पूछते हैं, सर टेल मी व्हाट हैपेंस इफ यू पुट पेट्रोल इन डीजल इंजन बाय मिस्टेक। तो इसका आंसर ऐसा है कि ये जो डीजल इंजन होता है ना, ओके, वो डीजल इंजन इज मेड फॉर डीजल फ्यूल, उसमें आप डालते हो पेट्रोल। पेट्रोल का कैसा होता है, पेट्रोल का इग्निशन काफी फास्ट होता है एज कंपेयर टू डीजल। ओके, एंड उसके वजह से जो इंजन में टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, जो रेगुलर इंजन का टेम्परेचर डीजल इंजन का होना चाहिए उससे ज्यादा वो टेम्परेचर होता है। और वो जो डीजल इंजन होता है ना, वो इतने हाई टेम्परेचर के लिए नहीं बनाया जाता। ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें जो इंजेक्टर्स होते हैं, उसमें जो ग्लो प्लग्स होते हैं, उसमें जो पिस्टन होता है, हेड गास्केट होता है, और मेजर इंजन के डीजल इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो ये हाई टेम्परेचर से डैमेज हो जाते हैं। ओके, देन ड्यू टू दिस आपका जो ये है ना, क्या जो स्मेल होता है गैसोलीन का, वो थोड़ा रैंसिड स्मेल होता है। तो हमेशा आप चेक कीजिए स्मेल के हिसाब से कि फ्यूल कौन सा है। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे नोट है सिंपल कि जो ऑन रोड यूज के लिए हम डीजल फ्यूल होता है ना, वो जनरली ग्रीन कलर का होता है। डीजल फ्यूल का कलर ग्रीन होता है। और ये जो रेड डीजल फ्यूल होता है ना, उसमें सल्फर कंटेंट हाई हो जाता है और उसको ऑफ रोड कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। रोड मतलब हम जो गाड़ियों में जो डीजल यूज करते हैं ना, दैट शुड बी ग्रीन इन कलर। अगर आप दूसरे एप्लीकेशन के लिए डीजल फ्यूल यूज करते हैं, जैसे कि फार्मिंग के जो आपके अप्लायंसेस है, फार्मिंग में जैसे कैसे होते हैं डीजल इंजन के छोटे अप्लायंस होते हैं, जो फार्मर्स क्या करते हैं, उनके जो ये होते हैं ना, क्या घोड़ा, बैल, गाय, उनको खाना खाना देने के लिए वो फॉडर यूज करते हैं। वो फॉडर कट करने के लिए वो मशीन यूज करते हैं, वो कटिंग मशीन। वो कटिंग मशीन जो होता है ना, उसमें डीजल यूज किया जाता है। तो वो जो डीजल होता है ना, वो रेड कलर का होता है, मतलब उसमें सल्फर ज्यादा है। और जो डीजल हम गाड़ियों में यूज करते हैं वो थोड़ा ग्रीन कलर का होता है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो डीजल फ्यूल में। ठीक है, यहाँ पर किसी का डाउट है? बायोडीजल। अब सर बायोडीजल बायोडीजल का जो क्या होता होता है है? ना, बायोडीजल इज जो अपना जेट्रोपा या अपना ऑयल सीड्स होते हैं। ऑयल सीड्स बोले तो क्या होता है, सोयाबीन, जेट्रोपा। ठीक है, ये जो होते हैं उनमें से जो ऑयल आप निकालते हैं, ठीक है, ये ऑयल निकालते हैं और इस ऑयल को डीजल के साथ मिक्स करते हैं और इसका जो ब्लेंड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बायोडीजल्स। बायोडीजल्स का जो ग्रेड होता है, B10 होता है, B20, B30, B40, B50, B60, B70, B80, B90, B100। B100 बोले तो 100% बायोडीजल। और B10 बोले तो 10% बायो 10% ऑफ दिस ऑयल्स, ऑयल सीड ऑयल्स एंड 90% डीजल, इनका जो मिक्सचर होता है उसको हम बुलाते हैं B10 बायोडीजल। ठीक है, बायोडीजल से क्या होता है कि अपना जो डीजल्स का जो कंबशन है, वो कंबशन तो से जो पोल्यूटेंट्स तैयार हो जाते हैं ना, वो थोड़े बायोडीजल में कम हो जाते हैं। बायोडीजल का दूसरा एडवांटेज ऐसा है कि बायोडीजल से जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ये आ जाएगा, कम प्रमाण में हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और हमारे जो यहाँ पे बायोडीजल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, दूसरा है कि जो हमारे जो फार्मर है, फार्मर बायोडीजल में
जो लगने वाला जो रॉ मटेरियल है दैट इज कॉटन सीड्स ऑयल, और कॉटन सीड ऑयल या अपना डिफरेंट ऑयल सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन से बायोडीजल बन सकता है, वो अगर हम कार्स में यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से जो फार्मर का जो इकोनॉमी है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस आर द वी कैन से द एडवांटेजेस ऑफ बायोडीजल्स। लेकिन बायोडीजल्स अगर आपने गाड़ी में यूज किया, जैसे कि हमारे पास रिसर्च इंजन टेस्टिंग है, इसमें हमने बायोडीजल यूज किया था। बायोडीजल यूज करने के बाद हमको ऐसा पता चला कि जो जो सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा गमी डिपॉजिट तैयार हो गए। जो इंजेक्टर्स थे, इंजेक्टर्स थोड़ा सा उस वो थोड़े से इंजेक्टर्स हमारे जाम हो गए। सो बायोडीजल कितना यूज होना चाहिए उसका एक लिमिट होता है। वो लिमिट के ऊपर हम बायोडीजल अगर यूज किया तो जिसके वजह से हमारा जो इंजेक्टर होता है कि इंजेक्टर के ऊपर काफी एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? सर मैंने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है सर, मैं टाटा मोटर्स में था ना, हाँ हाँ तो कमर्शियल व्हीकल सर लोगों ने बायोडीजल यूज किया था सर उसमें। हाँ और हाँ उसमें प्रॉब्लम ये हो गई सर कि हाँ। उसका जो फ्यूल फिल्टर वगैरह जो थे सर वो सब जाम हो गए थे, और फ्यूल इंजेक्टर वगैरह भी सर थोड़े खराब हो गए थे। सो दिस इज वी कैन से हमने भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है बहुत बार, हमारे स्टूडेंट ने भी एक्सपेरिमेंट किया है। वी हैव गॉट द सेम प्रॉब्लम of using biodiesels. Okay, it is producing gummy deposits and it is having others effect on our engines. Okay, और कोई डाउट है आपको? हेलो नो हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा। नो शैल वी प्रोसीड फर्दर? हेलो, आगे आगे का स्लाइड लेने का? Yes, जी sir. सर जी। Yes, sir. देन डीजल फ्यूल हीटर्स। डीजल फ्यूल को हीट करना, क्यों हीट करना? क्योंकि अगर हमने डीजल फ्यूल हीटर्स यूज किए, इट विल हेल्प इन पावर लॉस। जो पावर लॉस हो जाएगा, अगर क्या होता है अगर हमने डीजल फ्यूल को हीट नहीं किया तो वैसे विदाउट हीटेड ये डीजल फ्यूल अपने कंबशन चेंबर में जाएगा, और वो उसका कंबशन होने के लिए उतना इग्निशन पॉइंट वो अचीव नहीं कर पाएगा, और वो वैसा अनबर्न हो जाएगा। अगर वो अनबर्न होगा ना, वैसे वो एग्जॉस्ट गैस से बाहर चला जाएगा, और उसमें से क्या होगा, जितना पावर हम प्रोड्यूस कर सकते थे उतना पावर अपने को मिलेगा नहीं। तो इसीलिए अपने को वो हीटर्स अपने को यूज करना पड़ता है, और इसका हमारे जो कोल्ड वेदर में इसका काफी अच्छा यूज हो जाता है। और ये हीटर्स हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? बिटवीन फ्यूल लाइन एंड टैंक और इन बिटवीन प्राइमरी फिल्टर्स। ओके, और ये होते हैं ना, दिस आर थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल। उसमें बाईपास भी हीटर होता है। ओके, अगर डीजल का पर्टिकुलर टेम्परेचर आ गया तो उसको बाईपास हीटर भी होता है। ओके, उसका उसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमने उसमें लाना चाहिए। अगर हमने वो लाया, देन वी विल फाइंड लेस अनबर्न हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ आवर इंजिन्स। ओके, नाउ जैसे कि यहाँ पर देखिए, एयर जो होता है, जो एयर हम इंजन में लेते, एयर आपने को क्यों चाहिए? एयर को हमारे कंबशन चैम्बर में बहुत डालना इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एयर नहीं डाला तो हमारा कंबशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि कंबशन प्रोसेस के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट हैव कंबशन। ठीक है, तो वो जो एयर हम लेते हैं ना, वो एयर को भी हीट करना जरूरी है। अभी यहाँ पर देखो, ये जो है ये सिस्टम है, दिस इज यूज फॉर द सकिंग द एयर फ्रॉम एटमोस्फियर। और यहाँ पर ये देखो, ये जो पतली सी ये तार है, ये तार क्या है? ये हीटर है। इसको अगर हमने करंट सप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, और ये हीट वो जो एयर इसके कांटेक्ट में आएगा, उस एयर को ये हीट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और ये अपना एयर हीट हो जाएगा। तो ये जो एयर अगर हमने हीटेड यूज किया, वार्म एयर यूज किया, तो इसके वजह से भी अपना जो पावर लॉस है, पावर लॉस अपना कम हो जाएगा। कोल्ड कंडीशन में स्टार्टिंग एंड रनिंग ऑपरेशन को अपना इसके वजह से मदद हो जाएगा। ठीक है,
देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर। जो एक्सीलेटर जो होता है ना, उसका जो पेडल पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट होता है डीजल इंजन में, क्योंकि ये पोजीशन की वजह से अपना जो डीजल फ्यूल है, वो डीजल फ्यूल अपने इंजेक्टर से कंबशन चेंबर में जाएगा। बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो सिस्टम हम यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली दिस सिस्टम इज ऑपरेटेड। कैसे ऑपरेट होता है? जैसे कि आपने एक्सीलेटर पेडल पुश किया तो वहां पर एक सेंसर रहेगा, वो सेंसर वोल्टेज सिग्नल ट्रांसफर करेगा। कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? पीसीएम। पीसीएम क्या होता है? पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। फिर पीसीएम को पावर सिग्नल आने कंट्रोल के, मॉड्यूल। हाँ हेलो बोलिए। यस यस सर, पावर कंट्रोल मॉड्यूल ना सर, पीसीएम। हाँ यस पीसीएम। हाँ, अभी पीसीएम को सिग्नल आने के बाद पीसीएम क्या करेगा? पीसीएम अपना दूसरा एक एक्चुएटर होता है, वो एक्चुएटर क्या होता है? इंजेक्टर। इंजेक्टर के ऊपर सोलिनॉइड वाल्व अपने लगाया है। सोलिनॉइड वाल्व के ऊपर पीसीएम से सिग्नल आ जाएगा। जैसे सिग्नल आ जाता है, सोलिनॉइड वाल्व ऑपरेट हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा डीजल फ्यूल अपने इंजेक्टर में ले लेता है। और वो जो फ्यूल है, वो ज्यादा फ्यूल वो नीडल वाल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, जिसके वजह से नीडल वाल का पोजीशन चेंज होने के बाद ज्यादा से ज्यादा फ्यूल अपने कंबशन चेंबर में एडमिट हो जाता है। तो दिस इज दिस ऑपरेशन ऑफ दिस एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर। अभी पहले कैसा था? मैकेनिकल लिंकेजेस हम यूज करते थे। अभी मैकेनिकल लिंकेज के अलावा हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अभी हमने यूज किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वायर का सिस्टम है, वायर की हेल्प से सिग्नल जाएगा, सिग्नल की वजह से सब ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा उसको बोलते हैं थ्रोटलिंग लॉस। थ्रोटलिंग लॉस क्या होता है मालूम है क्या? कि आपने डीजल इंजन में एक्सीलेटर दबाया, जैसे कि आप एक्सीलेटर दबाते हो तो सिग्नल जाएगा, सेंसर में से सिग्नल किसको जाएगा? अपने पीसीएम को जाएगा। पीसीएम से सिग्नल जाएगा सोलिनॉइड वाल्व को, और वहां से डीजल फ्यूल ज्यादा आ जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर अपना डीजल अगर सिस्टम में ज्यादा गया, उतना ज्यादा एयर भी जाना चाहिए। लेकिन एयर जाता नहीं है डीजल इंजन में। अगर ज्यादा गया तभी प्रॉपर कंबशन होगा। ठीक है, क्योंकि उसको कंबशन होने के लिए ज्यादा फ्यूल नहीं, ज्यादा ऑक्सीजन का भी मात्रा चाहिए। जस्ट बाय ओनली प्रोवाइडिंग द डीजल विल नॉट हेल्प। जितना डीजल है उतना ही उसको डीजल के मॉलिक्यूल बर्न करने के लिए उतने उसके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पास होना जरूरी है, उतना एयर जाना चाहिए। अगर आपने एयर कम सेंड किया तो उतना पावर प्रोड्यूस नहीं होगा। ज्यादा पावर के लिए आपको एयर भी ज्यादा होना चाहिए, डीजल फ्यूल भी ज्यादा होना चाहिए। आपने डीजल ज्यादा सेंड किया, एयर को कम सेंड किया, तो आपका उतना अच्छा कंबशन नहीं होगा, आपका डीजल वेस्ट चला जाएगा, और इसको हम बुलाते हैं थ्रॉटलिंग लॉस। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग लॉस का आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पर है नीचे परसेंटेज ऑफ थ्रोटल ओपनिंग, और उसके हिसाब से यहाँ पर है एक्सीलेटर सेंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पर है वोल्टेज, कितना वोल्टेज है देखो। 25% जो है अपना एक्सीलेटर पोजीशन, जैसे हम ऐसा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ऐसा वी आर इंक्रीजिंग दिस, उस हिसाब से टोटल ओपनिंग हो जाता है, और इस हिसाब से वैसा वोल्टेज सिग्नल अपना पीसीएम को चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेडल पोजीशन ये पॉइंट पे है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 4 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर थ्रोटल ओपनिंग कम है। ठीक है, जैसे ही हम इसका कम कम करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे पीसीएम को वोल्टेज कम चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थ्रोटल ओपनिंग जो एयर इनटेक है, एयर इनटेक भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हम एक्सीलेटर पोजीशन यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है, मतलब यहाँ पर है,
यहाँ पर अगर हमने ये पुटअप किया और यहाँ पर 5 वोल्ट्स पीसीएम को जा रहा है और यहाँ पे टोटल ओपनिंग कम है, 25% ही है, ठीक है। जैसे जैसे ये कम कम होते जाएगा वैसे वैसे टोटल ओपनिंग बढ़ते जाएगा। तो ये जो है ये इंजन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन जब भी ये ऑपरेट होता है ना, इसके वजह से मिली सेकंड्स में अपने को पावर आउटपुट कम आता है। अगर आपने एक्सीलेटर यहाँ से 0 से स्लोली बढ़ाया तो ये वी विल से दिस इज ऑप्टिमम ऑपरेटिंग कंडीशन। लेकिन पहले से आपने एकदम सडनली अप्लाई किया है, जैसे कि ये कंडीशन 2 है, तो आपको लैग मिलते जाएगा। मतलब क्या है, ये टोटल ओपनिंग जो है ना ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो इसमें आपको लैग आ जाएगा। सिमिलरली कंडीशन 3 में भी आपको ये लैग आते जाएगा। क्यों लैग आएगा? क्योंकि टोटल ओपनिंग आपका क्या स्लोली हो रहा है। ये नंबर 1 केस में कैसा है, आप जैसे पेडल पोजीशन 0 से एंड तक दबा रहे हो, लेकिन दूसरे कंडीशन में आपने डायरेक्ट ऐसा एकदम हाईली दबा रहे हो तो इसमें लैग आ जाएगा। तीसरे में भी ऐसा लैग आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वी कैन से द ऑपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डीजल इंजन। तो ये समझ में आया अभी आपको? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यस सर। ओके, देन नेक्स्ट इज द सेम वर्किंग पेट्रोल व्हीकल में भी होता है? नहीं, पेट्रोल में अलग होता है। पेट्रोल में कैसा होता है, पेट्रोल में वी कैन से अपना जो एयर, जो हम क्या करते हैं पेट्रोल में, हम थ्रोटल पोजीशन जैसे ओपन करते हैं ना वैसे एयर आता है और वैसे फ्यूल दोनों साथ साथ आते हैं और उनका मिक्सचर कार्बोरेटर में होता है, बराबर है ना। तो इसके वजह से पेट्रोल इंजन में ये दिक्कत नहीं आता, ये दिक्कत अपना आता है डीजल इंजन में, ठीक है। इसमें पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होने की वजह से ये ऐसा परफॉर्मेंस वहां पे नहीं आता अपने को। समझ में आया आपको? जी सर। ओके, नेक्स्ट इज सूट और पर्टिकुलेट मैटर। ये अपना दिस इज वी कॉल्ड इट दिस इज द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द इंजन्स। ओके, ये हमारे एग्जॉस्ट के टेल पाइप में से ये जो पोल्यूटेंट्स है उसको हम बुलाते हैं सूट पार्टिकल्स। ओके, सूट पार्टिकल्स में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, सम सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, ओके। and this reacts with the other pollutants suspended in the atmosphere, ओके। और इसके जो ओजोन जो होता है, ओजोन के साथ अगर इसने रिएक्शन किया तो आपने को स्मॉग मिल जाता है। एंड स्मॉग इज द मोस्ट विजिबल फॉर्म। जो दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है ना, आपने दिखा देता है कि वहां पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का देखो इमेजेस, विंटर सीजन में वहां पे हमको मिलता है स्मॉग। स्मॉग इज नथिंग बट इट इज अ पोल्यूटेंट, ओके। and this particular matter refers to tiny particles of this solid or semi solid material which is suspended in the atmosphere। और उनका साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोन से 50 माइक्रोन डायमीटर तक रहता है। और जो 50 माइक्रोन का ज्यादा हेवी रहता है, वो 50 माइक्रोन का क्या होता है, ओके, वो ऐसा ग्रेविटी के वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और जो 50 माइक्रोन के साइज से कम होता है ना, वो ऊपर ऊपर चला जाता है और वो काफी डेंजरस होता है, ठीक है। अभी ये जो नेक्स्ट मैटर है, सूट एंड पर्टिकुलर मैटर, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा मंडे के लिए, ठीक है। इन दैट ड्यू कोर्स वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल्स, ओके। किसी को डाउट है अभी? इज एनीबॉडी हैविंग डाउट? हेलो, हाँ, तुषार कासारे, शेख मोहम्मद शुएब, Yes, कुछ sir. डाउट है अभी आपको? No, sir. हाँ, आई विल एडवाइज यू टू प्लीज वॉच द वीडियो लेक्चर्स अगेन एंड अगेन। मैं जो वीडियो सेंड करता हूँ Yes, sir. वो सीन यूट्यूब पे देखते जाओ। आपके पास खाली टाइम है, आपके पास जियो का इंटरनेट है, तो उसमें आप एक बार फिर से वो देखते जाओ, ओके। सो यू विल हैव Okay, sir. वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स, okay. So now I will stop our lecture. If you have any doubt, you can please send me message.